स्टूडेंट आवाज बताइए। आवाज कम है, आवाज बढ़ा दो थोड़ा। बहुत आवाज कम है, फुल कर दो जितनी हो सकती है। हाँ। आवाज आवाज नहीं आ रही बच्चों को ना। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी और करो वहाँ से। एडवांस में जाके ना, वहाँ और करो। इसमें 20 पर हो तुम सीधे। कोई दिक्कत नहीं है, करो। अब अब मैं पढ़ा लेता हूँ। तो चलिए अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। आप अपनी इसमें सेट वेट कर लो। हाँ। अब मैं पढ़ा लेता हूँ। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है बच्चों, वो सही हो जाएगा। ये मैं ऑफलाइन क्लास से यूट्यूब पर लाइव हूँ, तो थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग में आज हो जाएगा ये सही। तो चलिए अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और पहली चीज़ तो ये है भाई, कुछ बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है किसी अन्य धर्म से भी हो, तो किसी को ये थोपना नहीं है। सबको अपने अपने धर्म की सम्मान करना है भाई, और सभी की अपने अपने धर्मों की जय है। अब जिसमें हम पले बड़े हैं भाई, उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिसमें आप पले बड़े हैं उसका आप सम्मान करिए। तो कभी कुछ बच्चे दिल से ले लेते हैं कि भाई सर ने तो थोप दिया ये, तो बोलो बाबा केदारनाथ की जय। और आइए जी अपना शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुभ मुहूर्त करते हैं इसका। देखिए पहली चीज तो ये जंग हमारी 60 दिन की है, और 60 दिन की जंग में कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये जितना मेरे लिए चैलेंजिंग है उतना ही आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग। खैर मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी क्लासेस मैंने ऑलरेडी पहले से ली है। तो आज से अपना शुरुआत करते हैं। और हमेशा ही अपने जीवन के जितने भी अच्छे कार्य हैं, वैसे तो मेरे जीवन में सभी अच्छे कार्य रहे हैं, लेकिन मेरी ज़्यादातर प्रयास है कि मैं शुरुआत या तो शनिवार को करता हूँ या मंगलवार को करता हूँ। तो वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज के दिन मंगलवार आएगा, लेकिन ये बाई चांस की बात है कि मंगलवार ही आज के दिन पड़ा। तो एक पॉजिटिविटी और सकारात्मक विचारधारा के साथ में अपना शुरुआत करते हैं। और 60 चैप्टर हम लोगों ने लिखे हैं, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने पूरा सिलेबस बेटा दिया था। तो 60 चैप्टर को करना हमारे लिए 60 दिन में एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और हम ये शुरुआत भी करते हैं। अगर सबसे पहले चैप्टर की हम बात करें तो हमारा रहता है बेसिक विद्युत की, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर इसलिए जरूरी हो जाता है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है जनरली। ये तो ये मांगो कि ये मांग है पूरे सिलेबस। अगर ये चीजें नहीं पता होगी तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी समझने में भी और पढ़ने में भी। सर थोड़ा सा कमेंट अगर मैं पढ़ पाता तो। वैसे तो बच्चे कमेंट काफी कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आवाज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन कर लेंगे, आज आज एडजस्ट करने की बात है ये। लेकिन शेयर करने में, अरे जो भी आवाज है आज आज सुन लो ये, कल वैसे ये आज क्लास में भी सही हो जाएगा और कल तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा।
तो सभी लोग अपना शेयर कर देंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आज की क्लास में आवाज़ का, क्योंकि ये क्लास मैं अपने स्टूडियो से नहीं ले रहा हूँ, ये क्लास मैं ऑफलाइन क्लास से ले रहा हूँ भाई। तो ये हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन ये जो बैच का नाम हमने रखा है विक्रांत बैच, और ये निःशुल्क जो रखा है, पहली चीज तो दिमाग से निकाल दो, ये फ्री बैच। फ्री इन द सेंस कि इसमें बहुत मेहनत लगनी है, मेरी भी बहुत मेहनत लगनी है और आपकी भी मेहनत लगनी है। तो पैसे के मामले में मुफ्त हो सकता है, लेकिन मेहनत के मामले में ये मुफ्त हो ही नहीं सकता। तो इसकी कद्र करनी है और इसे पढ़ना है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम बेसिक विद्युत से। जब हम लोगों ने बेटा ये विचारधारा अपने दिमाग में हम लाए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कई सारी अलग अलग चीजें हमारे दिमाग में आती है। जैसे हम लोग बहुत ही बेसिक से अगर बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले हमारे लिए है देखिए आवेश। और अगर हम आवेश को देखकर चले तो भाई सबसे पहले हमारे लिए है भाई कोई भी एटम। अगर हमारे लिए भाई हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये नाभिक है, तो फिर हम आवेश को समझ नहीं पाए। फिर आवेश को जब हम समझ लेंगे तो हमें बहुत अच्छे सूत्र मिलेंगे न्यूमेरिकल के लिए, जैसे Q बराबर mc आएगा। फिर हम लोग धारा सीखेंगे, क्योंकि ये जड़ है। अब हमारे पास में अगर समय होता है 1 साल, तो फिर तो हम ये है कि भाई 15 दिन तक इसे ही पढ़ लेते। लेकिन अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि कुछ छूटे ना और फालतू का कुछ पढ़े ना। और यही तरीका देखो, ये सिर्फ बच्चे का एक विचारधारा बनी हुई है। अगर हम लोग या अन्य लोग अगर पेड कोर्स शुरू भी करते तो 2 महीने में और क्या सिखा सकते थे बच्चे को। 2 महीने में हम यही सिखा सकते थे कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। तो वही अपना कुल मिलाकर जो मैटर करेगा वो भैया स्मार्ट वर्क, कि कितने स्मार्टली आपने काम किया है। हाँ जी, बाद में खाऊंगा, अभी क्लास है, बाद में खाऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। मेरे साथ साथ अगर लिख लेंगे तो बहुत अच्छा, अन्यथा इसकी पीडीएफ तो हम शेयर कर ही देंगे। और पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन पर, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर एक कोर्स है विक्रांत नाम से, तो इसमें ये सब पीडीएफ हम लोग देते रहेंगे। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं जरा यहाँ से। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज यही है। बेसिक इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज आप इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या इवन मैकेनिकल के बारे में सोच नहीं पाते। तो सभी इंजीनियरिंग की कहें, चाहे मैं ये प्लास्टिक रखा है या ये स्टैचू रखा है, चाहे ये डेस्क रखा है, चाहे इंसान बना है, ये मतलब बेसिक यूनिट। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बाहर की कक्षाओं में अब ये सिलेबस शुरू, तो हमारे लिए 3-4 बहुत बेसिक चीज है। देखिए बेसिक चीजें क्या है। एक होता है बेटा न्यूट्रॉन। क्या रहता है जी? न्यूट्रॉन। और ये जो हमने बना रखे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्लैक वाले हैं ये न्यूट्रॉन है और जो रेड वाले हैं ये प्रोटॉन। तो कुल मिलाकर जो ये रखा हुआ है इसे कहा जाता है नाभिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है जी? तो बोलते रहो, अब थोड़ा ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। नाभिक में क्या क्या रहता है जी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, उसको छोड़ने की गलती नहीं करें। ये रखा है न्यूट्रॉन, ये रखा है हमारा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हमारा अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज। अगर प्रोटॉन पर बात करें तो हम लिखते हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तो कितना? तो अब देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जब हम बात करेंगे बेटा तो ये रहता है हमारा
हाँ जी बताइए। पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस आवेश की इकाई कूलम। बड़े काम की चीज है जी कूलम, आवेश। अभी हम पढ़ेंगे आवेश को भी, अब डूब जाना है हमें, इस चीज को एक एक को याद रखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि अरे यार ये भी इस साल में ये ऑब्जेक्टिव था, इस साल में ये ऑब्जेक्टिव था, इस साल में ये ऑब्जेक्टिव आया। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए जी ये रखा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर हमें जो देखने को मिलता है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है जी। अब सबसे बाहरी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पेज पर, वोल्टेज और विभव की, इसकी हमें नेक्स्ट पेज पर जरूरत पड़ेगी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह अलग अलग कक्षाओं में, कक्षाओं मतलब हम यहाँ इलेक्ट्रिकल में जब लिखते हैं ऑर्बिट कहते हैं, अलग अलग कक्षाओं में घूमता है। अच्छा जी बेटा, इस पर रहता है ऋणात्मक आवेश। क्या रहता है? ऋणात्मक आवेश। अगर किसी बच्चे को जैसे नोट्स वोट्स लिखने में अब कोई दिक्कत है तो मैं कहूँगा मत लिखो, लेकिन ये चीज़ें सुन लो, क्योंकि ये एज इट इज तो मैं एप्लीकेशन में भी दे दूँ। जो बच्चे यहाँ बैठे इसको एज इट इज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे जो जो पॉइंट जहाँ लिखा होगा जब फाइनल टाइम एग्जाम में जाए तो इसको पढ़ के जाना, डेली इसी को रिवाइज करना है। तो ऋणात्मक आवेश कितना? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इसमें दो बिंदुओं को याद रखेंगे। एक होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हो जी? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्षा में स्थित, सबसे बाहरी कक्षा में स्थित, सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में स्थित, हम क्या लिखेंगे जी? संयोजी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन में मामूली सा अंतर होता है। वैलेंस मतलब है सबसे बाहरी कक्षा में स्थित, और फ्री या मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा से टूटकर बहना। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा से टूटकर बह जाना, ये कहलाता है जी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखे तो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बात करते हैं तो द्रव्यमान जो रहता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67, हाँ जी बोलिए जरा। ओके, अरे वाह। इसी प्रकार से जब हम न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात किया करते हैं तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी वही एग्जैक्ट, भाई पॉइंट में बस अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग वही जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि जब तक यही नहीं पढ़ा तो भाई इलेक्ट्रिकल में है क्या, यही तो चीजें हैं, बस घूमती फिरती यही चीजें आती रहेंगी। अब बात करते हैं जी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.11 10 की घात -31 किलोग्राम। बेटा एक बार पेपर में यह भी चुका, एक बार पेपर में आ चुका कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। तो ये बताइए भारी कौन सा हुआ? अरे इसमें 10 की घात -31 है, ये भारी है। तो हम लोग लिखते हैं या प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो प्यारे बच्चों 1840 गुणा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के।
कहीं कहीं पर जैसे एग्जैक्ट वैल्यू ये 1837 होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ नहीं आते, क्योंकि 1837 और 40 लगभग बराबर हो गए। ठीक है भाई, यहां तक याद रहेगा, एक एक चीजें छोड़ना नहीं इन्हें। अब देखिए जी, न्यूट्रॉन की जब खोज की हम बात करते हैं तो ये खोज की है जी चैडविक। जब हम इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं तो थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की है जी रदरफोर्ड। ये तीन चीजें तो बिल्कुल सीख लीजिए। प्रोटॉन की किसने की है? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की किसने की है? थॉमसन। न्यूट्रॉन की किसने की है? चैडविक। तीन ये बेसिक चीजें अपने हमेशा दिमाग में फिट रखनी है। फिर देखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत? अरे वो छोड़ो, अब वो तो रदरफोर्ड के चेले थे अपना, उनकी बात नहीं करनी यार। आगे बढ़े फिर, एक बार पढ़ो जरा इसे। ये नहीं कि घर का इंतजार करना, यहीं का यहीं पक्का पढ़ के जाना, इन्हें फटाफट रिवाइज करो, इन्हें फटाफट से रिवाइज करिए। ऑनलाइन वाले शेयर करते रहो, कुछ शर्म लिहाज करो। अब सही है आवाज? कमेंट बढ़ा दो जरा बच्चों की, क्या क्या कर रहे हैं, कमेंट ज्यादा कर रहे हो क्या? अच्छा दीपक तुम भी हो? हाँ, अरे आवाज की हमने कहा तो कोई दिक्कत थोड़ी बहुत ही होगी। अरे भाई इसमें क्या तूफान आ गया, तुम आवाज को थोड़ा सा ची ची की आवाज आ रही है, इसे एडजस्ट कर लो, उसमें क्या है, कल की क्लास में सही हो जाएगी। अच्छा, इसमें समझने की क्या बात थी? अबे ये तो पता होनी चाहिए थी, ये तो पढ़ाई मैंने तुम्हें, ये तो आज तुम्हें बताया है भाई। समझने का कोई बिंदु था? याद कराने का बिंदु था ये। प्रोटॉन पे किस तरह का आवेश होता है? धनात्मक आवेश। कितना? 1.6 10⁻⁻19। द्रव्यमान कितना? 1.67 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का कितना? सेम वही प्रोटॉन का। अच्छा जी, अभी ऑब्जेक्टिव भी लगवाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋणात्मक होता है कि नहीं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ जाइए जी द्रव्यमान। तो जब हमने द्रव्यमान निकाला तो हमें द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो जी, ये दिमाग में रखिएगा, जैसे हमारे पास में, कमेंट ज्यादा पढ़ेंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे भाई। तो ऑनलाइन वाले बस शेयर करने के अलावा और कुछ ना सुने, बस मतलब कुछ भी बातें ना करें, सुनना सुनना है, बोलना नहीं है। देखो जैसे हमारे पास में ये अलग अलग कक्षाएं, तो याद रखिएगा जैसे के, एल, एम और एन। तो के में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये है 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। जैसे आपको ये कहें कि एन ऑर्बिट में अधिकतम कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप कहेंगे जी 32 यानी कि 32। जैसे हमने छोटा सा सवाल आपसे ये पूछ लिया भाई कि ऑब्जेक्टिव की और इतने से संभावना है क्या? सबसे ज्यादा जो संभावना है, ये संभावना है कि देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान व प्रोटॉन के द्रव्यमान में क्या संबंध है। मान लिया ये पूछ लिया। अब ऑप्शन लिखने का एग्जामिनर का तरीका अलग अलग। इसने देखिए क्या कहा, ए में इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये लिख दिया जी 1840। ठीक है, इसे फोन को अंदर रख लो, नहीं तो ये जमा कर लूंगा तुझे भी और फोन को भी, बता रहा हूं।
अब लिखने का तरीका ये है 1840 गुणा एमपी। सी हमें दे दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर, और डी हमें दे दिया ए व बी दोनों सही है, दोनों सही है। तो उत्तर बताओ कौन सा, आंसर बताइए। ए भी दोनों वाले मुर्गा बन जाइए। अरे अभी तो पढ़ाया है प्रोटॉन भारी होना चाहिए, प्रोटॉन भारी होगा। हमने एक रिश्ता अभी तो सुनाया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बेटा तो यही ऑब्जेक्टिव है जो बार बार आता है, लेकिन बच्चा गलती करता है पढ़ने के बावजूद। तो क्या हम इसे ही तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान बटे 1840। ऑब्जेक्टिव तभी तो कर पाओगे। तो क्या मिला हमें, ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ए है। बच्चे क्या कलाकारी करेंगे, ये देख ही नहीं रहे कि ये क्या है और ये क्या है भाई। तो ये तो गलत हो गया यार, आप इलेक्ट्रॉन को कह रहे हो भारी, ये कैसे संभव है। तो ये हो गया गलत, ये गलत है, तो ऑप्शन डी कैसे सही हो गया। जैसे एक अलग तरह का सवाल है आजकल बेटा ट्रेंड में है, यदि आप पुराने पेपर को एनालिसिस करें तो आपको नया शब्द देखने को मिलेगा, निम्न में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए हमने कहा नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या बनता है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। अब जो पढ़ लिया इसके ऑब्जेक्टिव लगाओ। अब जैसे हमने ऑप्शन ए कहा, हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है। हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है, क्या सही है, हल्का होता है। हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, सही है भाई। जैसे ऑप्शन ए डी में ये दे दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश व न्यूट्रॉन पर धनात्मक होता है, तो ये हमारा गलत है। इस तरह के नहीं वालों के जवाब तभी दे पाओगे जब आपकी नॉलेज बढ़िया। जैसे डी और लिख देता, सभी सही है, या आप कह देते ऑल ऑफ द अबव, ये लिख देता। तो हम क्या कहते हैं जी, देखो ये है गलत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणात्मक है तो बढ़िया बात है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन पे लिख रहा है धनात्मक, तो देखिए जी मामला गलत है। ये होता है उदासीन। दो बिंदुओं को और जोड़ ले, यहीं पर जोड़ दे जरा दो बिंदुओं को। देखिए जब हम न्यूट्रॉन की चर्चा करते हैं तो बेटा न्यूट्रॉन भी हमारा उदासीन है, मतलब कोई आवेश नहीं। और जब हम किसी अणु यानी कि देखो अभी लिखा है हम लोगों ने, जब भी किसी एटम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, एटम को, तो पूरा जो एटम होता है ये भी हमारा उदासीन होता है। कितना है देखिए, उदासीन होता है। साथ में इसमें ये भी लिखो जो न्यूट्रॉन है, हमने लिख लिया वैसे कोई आवेश नहीं, इसका मतलब भी उदासीन। पढ़िए जरा इसे एक बार फिर से, नजर को निकालते रहोगे, हाँ भाई ये था ये था, कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यही चीजें हैं, लेकिन छोड़ के मत आ जाना इन्हें।
अरे किसने बुला लिए जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं? इंग्लिश में भी है यार। अबे देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज है। एक कह रहा है कि इंग्लिश में लिखो, एक कह रहा है हिंदी में लिखो। देखो ना, पूरा हिंदी में लिख रखा है मैंने। ये तो हिंदी है यार। अब 1.6 को कैसे लिखूंगा हिंदी में? लिख दिया, देखो ना, गुलाम, ये लिख दिया मैंने। कुछ बच्चे ये है ना, कुछ बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, कुछ मौज मस्ती करने आते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता पेपर कल हो या 6 महीने बाद। अल्टीमेटली 891 भर्ती में जाएंगे तो वही ना जिनमें समर्पण होगा अपनी पढ़ाई को लेकर। सोचना तो ये है। अब फॉर्म तो लाखों लोग भरेंगे, लेकिन जाएंगे तो वही जो भटकेंगे कम और पढ़ेंगे ज्यादा। अब अध्यापक का काम तो बच्चों कंटेंट देना है। भाई हमने कहा ये सब चीजें हम आपको थमा देंगे। हमने बच्चों को काम 50 पेपर प्रैक्टिस करा के भेजेंगे। एग्जामिनर जो सोच भी नहीं सकता यार, इधर उधर इधर कहाँ भटकना, ले पकड़ 50 पेपर कर, यहाँ बैठ सॉल्व कर। अब सवाल तो यही है। अब सिलेक्शन उसी का आएगा जो भैया अपनी ऊपर कंट्रोल रखकर समर्पण करेगा अपनी पढ़ाई को। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? अब इसे पढ़ो एक बार। अब इसे पूरे को पढ़ो एक बार। नहीं नहीं, कमेंट पे ध्यान दूंगा तो 2 महीने में क्या 6 में भी नहीं निपटेगा। हाँ, उसका लिखते हैं रेडियस का, उसका सॉरी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा जरूरी है। इस पे आ जाएगा कहीं ना कहीं 10⁻⁻15 रेंज में आता है, ये याद रखो। 1.6 इंटू 10⁻⁻15 की रेंज, ये लिखा है हमने एक जगह से। कहीं ना कहीं आएगा जरूर, नहीं आएगा तो हम लिखाएंगे भाई। यहां तक बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहां से पूछ लिया तो कर पाओगे, ये याद रखना। इसे चाहे सलाह समझे, निवेदन समझे, लेकिन है कम होती है। उसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का बहुत जरूरी है। 10⁻⁻15 की रेंज में होती है। 1.6 10⁻⁻15 की रेंज। देखो बेटा, सवाल को ढंग से पढ़ जरूर लेना। जैसे अभी इस भाई ने कहा आता है चीज, लेकिन जल्दबाजी में डी है जी, तो सवाल को पढ़ना आराम से। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले, चलने से पहले कुछ अन्य चीजें हैं जो हमें इसमें जोड़नी है। चलिए, अन्य चीजें हैं जो हमें जोड़नी है। अभी तो समय है, आराम से पढ़ेंगे चीजें। नेक्स्ट चीज पर चलेंगे बेटा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं आवेश, जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज। आवेश जिसे हम लोग लिखते हैं चार्ज, बहुत ही खास है। देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम कुछ बेसिक बिंदुओं पर बात करते हैं। ये कहानी सुनी होगी आपने कि जब सर्दियों में गर्म जो कपड़े होते हैं, कई बार उनको हम निकालते हैं तो इसमें चिंगारियां जैसी देखने को मिलती है। कई बार अपने आसपास की चीजों से पढ़ लेते हैं ना। कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे पेन लीजिए या बैलून लीजिए, गुब्बारे से तो और अच्छा समझ आता है। बैलून लीजिए और बैलून को अपने बालों पे ऐसे रगड़िए। आप उसे अपने हाथ के बालों के पास लेकर जाइए, है ना, बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। कुछ बाल भी ऐसे ना, सर के बाल भी खड़े होकर चिपक जाते हैं। तो यही आवेश है। तो जो आवेश होता है, जरा परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसी अदृश्य, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता, यह एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। भाई देखो,
ये बाल जब खड़े होते हैं इससे डिफ्लेक्शन जो देखने को मिलता है, हमने कोई रस्सी तो बांध दी। इलेक्ट्रॉन अगर आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे हैं, प्रोटॉन के साथ में किसी रस्सी या जंजीर से थोड़ा ना बांध रखे, तो भाई निकल के क्यों नहीं भाग गए। तो हमें ये देखना है कि आवेश की परिभाषा होती है कि एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था है, दिखाई नहीं देने वाली, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। अभी हम कूलाम के नियम की भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग ये लिखते हैं कि यह एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। अंग्रेजी वाले भी लिख लो, फिर तुम कहोगे इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना, imaginary phenomena by which any substance experience a force of attraction and repulsion. It is a imaginary phenomena by which any substance experience a force of attraction and repulsion. प्यारे बच्चों, इसे हम जनरली Q से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो इकाई है वो कूलाम, ठीक है जी। इसे हम दो तरीके से देखते हैं। देखिए जी, हमने कहा कि ये कोई कंडक्टर है। भाई कोई ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत तेज पढ़ा दिया हो, बता देना। जैसे हम लोगों ने कहा जी, ये हो गए रेडियस, ओके, और भैया जो d है, d दे दिया इसमें डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है, भाई चालक में एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन गए। जो ये चालक का क्षेत्रफल है, ए का मतलब है बेटा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे आप लिखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या लिखते हो बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए, दिमाग में रखिएगा, हम लोग यहां लिखते हैं जो रियल फॉर्मूला है, Q बराबर एन ए और टी। ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, जिसमें ए का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल है और बेटा डी का मतलब है इलेक्ट्रॉन में विस्थापन। इलेक्ट्रॉन में विस्थापन। तो यार अब तो तुम बोर हो जाओगे, 2 महीने तक मेरी शक्ल देखोगे तो, सुबह दोपहर शाम रात है। 2 महीने में नौकरी, 2 महीने में नौकरी मिल जाएगी। ये लड़का तो तैयार है, इसकी तो ये विचार है कि भाई नौकरी लगी नवंबर दिसंबर में, जनवरी मुझे शादी करनी। इसका तो पहले से सेट है मामला। हाँ छोटू बड़ा खिलाड़ी आदमी है। इलेक्ट्रॉन में विस्थापन क्या है? डी। ये Q का मान है NeAD बेटा। N का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 वो वाले की बात। देखो बेटा, जब हम लोग ये कहें कि देखो जी, जो सूत्र आप पढ़कर आए हो ना, ये सूत्र रियल में किताब में लिख दिया,
इकाई क्षेत्रफल के लिए और इकाई डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के लिए। तो ये सूत्र हमें मिल जाता है Q बराबर में NE, याद रहेगा, अभी हो गया जी इंपॉर्टेंट, Q बराबर NE। एक तो ये सूत्र है जिसे नहीं भूलना। क्यों भाई सुमित, भूल जाएगा क्या? पक्का? बिल्कुल, नींद आ गई क्या छोटू? Q बराबर NE। अब ये बताओ जरा, हमने बेटा Q का मान 1 कूलाम रखा है जी। 1 कूलाम के लिए देखना चाहते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो Q का मान 1 कूलाम, E का मान बोलो तो हमें, देखिए बेटा याद रखिएगा, याद ये रखना है कि जो E में ये प्लस और माइनस आता है ना, ये प्रोटॉन में प्लस, ये सिर्फ ये प्रदर्शित किया करता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है या फिर ये प्रोटॉन है। ये मान को निर्धारित नहीं करता। मान क्या है? मान है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तो हम लोग ये कहते हैं जी, चले रख के देखिए, तो 1 बराबर में n गुणा E का मान हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। बेटा n का मान 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ये हमें मिला जी 6.25 10 की घात 18। इसे भूलना नहीं। देखो कई बार जैसे बच्चे को मिल गया, अरे भाई ठीक है, पेपर में जैसा 6.24 दिख गया, तो इसमें ये मत घबराना कि भाई पता नहीं क्या बीमारी आ गई, है ना, डरना नहीं है इसमें। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 1 कूलाम आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और ये पेपर में यूपीपीसीएल TG2 में ऑलरेडी आ चुका। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 6.25। पेपर में अगर 6 भी दिया हो और 10 की घात 18, क्योंकि 6.25 और 6 को एक साथ नहीं लिखेगा। भाई क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे मैंने कहा जी, नहीं हम यही तो कर नहीं सकते कि भाई जो पहले आया यही आया हो सकता है ये कहते हैं कि 0.5 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 0.5 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बताना भाई कितनों की होती है? अरे आधा ही तो करना है। तो बच्चा जल्दबाजी में ये भावनाओं में बह के इसे तो आधा कर ही दिया, लेकिन बेचारा इसकी पावर को भी आधा कर बैठता है। तो वो गड़बड़ मत करना। नहीं, मैं बता रहा ना, जहां संभावना है, मैं पहले सचेत कर रहा हूं कि ये मूर्खता नहीं कर। तो हम कहेंगे जी 3.12 गुणा 10 की घात 18 जी। इतने इलेक्ट्रॉन में आधा कूलाम आवेश बन जाएगा। अब जरा इसे पढ़ लो फटाफट से। यहां से ये याद रखिए, जैसे ये आवेश की बात की है, तो बेटा ये एक अदिश राशि है। अदिश मतलब स्केलर। स्केलर और वेक्टर भी बताऊंगा तुम्हें, अभी लिखो स्केलर। हाँ बिल्कुल सही बात। आवाज कल आ जाएगी, कल आवाज आ जाएगी भाई। सर गुरुदेव कल आवाज इसकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। लिखा? लिख लिया यहां तक? पढ़ लिया? भूल गए? इसे पढ़ो एक बार।
पूरे को पढ़ो इसे एक बार। फिर से पढ़ लिया? फिर इसे देखो जो जो चीजें हैं। ओके जी, फिर इसे पढ़ो। Q बराबर NE जरूरी है, जिसे नहीं छोड़ना। Q बराबर NE, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस पेज पे 2-3 सवाल बहुत बढ़िया, जैसे आवेश की इकाई अदिश राशि है सदिश है? अदिश राशि। कौन सा सूत्र? Q बराबर NE। N, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है। अब देखो जी, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। हमने ये कहा कि हमें आवेश ये दिया गया है 6t²। थोड़ा अलग सवाल है। हमें आवेश ये दिया गया है 6t² प्लस में 3t, ये दे दिया भाई। मतलब जो आवेश दिया है वो समय पर निर्भर दिया है। हमने कहा इसमें t बराबर 2 सेकेंड पर आवेश कितना होगा? आवेश कितना होगा? इसमें t बराबर 2 सेकेंड पर आवेश कितना होगा? तो देखो हमें क्या करना है कि जी Q बराबर में 6 गुना, कई बार ऐसे सरप्राइज नहीं होना भाई कि आश्चर्यचकित रह जाओ, कई बार आवेश को ये t के रूप में लिख देता है। तो Q बराबर 6 इंटू टी का मान कितना प्यारे बच्चों? 2 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणा 2, तो 6 गुणा 2 दूनी 4 प्लस में 3 दूनी 6, 6 चौक 24 प्लस में 6, तो हमें मिल गया 30 कूलाम। ठीक है जी, कूलाम। तो हमें मिल गया जी 30 कूलाम। जितने न्यूमेरिकल करा रहे हैं उनको तो करके जाना है, पेपर में वैल्यूज तो बदलेंगे ही भाई। हो जाएगा जी। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं धारा, करंट। ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जड़ है। अगर हम इन छोड़ के चल देते तो आगे जब हम बढ़ेंगे हमें समझ नहीं आता कि क्या चल। तो हमने देखे आवेश पढ़ा, बहुत सारे बच्चे की आवेश तो हमें पता है, हम भी कह रहे भाई पता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये चीज सिखानी बहुत आवश्यक है कि आवेश क्या है। फिर धारा सिखानी जरूरी है। अब सीधे नहीं कि प्रतिरोध पे निकल लो, धारा। देखिए हम लोग ये कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इन ए कंडक्टर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट।
तो हम लोग लिखते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। ठीक है जी, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर dq बाई dt। dq का मतलब आवेश ही तो है। तो बेटा अगर इकाई देखें तो कूलाम पर सेकेंड, टाइम मतलब सेकेंड, I बराबर dq बाई dt ये मिला। ये सवाल TG2 में तो क्या ये जेई में आ गया, एम्पियर बराबर, वो भी एसएससी जेई में। अब तुम्हें लग रहा होगा गुरुजी हमें क्यों बता दिया, तो ये इसलिए बता दिया कि जो चीज एसएससी में छोटी छोटी आ चुकी अब वो TG2 की है जो आ चुकी पेपर में। तो देखो भाई बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि देखो जी हमने तो धारा की इकाई एम्पियर पढ़ी है, तो देखिए क्या हम ये कहते हैं कि जी इसकी इकाई तो एम्पियर था, रहता है ना भाई। और आपको ये भी बता दूं कि बेटा एम्पियर एक मूल इकाई है, हमारे पास 7 मूल इकाई है। तो जो एम्पियर है यह फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल इकाई। कुछ बच्चों को ये लगता है जी एसीडीसी, अरे एसीडीसी की तो बात बहुत बाद की है। जो धारा होती है अगर ये पूछे कि ये अदिश है या सदिश है तो आप कहना कि ये क्या है जी, क्या है, अदिश राशि है। अरे नालायको, जब आवेश अदिश है तो आवेश प्रवाह की दर ही तो है। अच्छा जी, तो एक सवाल आया, ये जेई में पूछा गया सवाल था भाई। अब बच्चे बेचारे ये कहेंगे कि सर ने जेई वाला क्यों कराया, लेकिन ये छोटी छोटी चीज करके जाओगे तभी जाके बाकी लोगों को पीछे छोड़ पाओगे। तो क्या पूछा गया कि निम्न में से सही कौन सा है, और एम्पियर बराबर सही हो गया जी कूलाम पर सेकेंड। एम्पियर बराबर में कूलाम पर सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मोहन बाबू और सोहन बाबू को तभी तो पीछे छोड़ेंगे, क्यों भाई नीरज? मोहन बाबू सोहन बाबू को तभी तो पीछे हटा पाएंगे जब थोड़ा अलग पढ़ के जाओ, बेसिक भी पढ़ के जाओ, थोड़ा एडवांस भी पढ़ के जाओ। पेपर किसी भी तरह का आ जाए तो निकल के ये कहेंगे नहीं पढ़ा हुआ आया भाई। तो एम्पियर बराबर कूलाम पर सेकेंड, भूलेंगे क्या? देखो जी एक छोटा सा सवाल ये है कि जो ये इकाई एम्पियर आई, धारा की इकाई एम्पियर किस नियम के आधार पर रखी गई? हाँ तो देखो जी, धारा की इकाई एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र में रखे दो समांतर चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर एम्पियर जी ने दिया। ये एम्पियर जी के नाम पर, एम्पियर जो थे ना वो वैज्ञानिक थे, तो इनके नाम के आधार पर धारा की इकाई एम्पियर रखी गई।
और देखो एम्पियर, अब हल्के में मत लेना एम्पियर जी को, एम्पियर ने ही ये मानो कि पूरे इलेक्ट्रिकल को दिशा दी है। तो क्या जो चुंबकीय क्षेत्र में जो दो समांतर चालक रखते हो ना, ये चुंबकीय क्षेत्र में हम पढ़ेंगे अभी, बना लो, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है उसके आधार पर ये इकाई बनी एम्पियर। हम बात कर रहे हैं जी ये इसके आधार पर। तो इन दो चालकों के बीच में लगने वाला जो बल है F बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 I1 I2 बटे D। हाँ R होता तो R ले लेते, वेरी गुड। अब D दे दिया तो D ले लो। तो बल की इकाई क्या हो गई, न्यूटन हो गई बेटा। देखो फिर से तुम्हें कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे सकता है जी, टी बराबर पूछेगा, अभी और न्यूमेरिकल लेंगे। धारा, क्या कहना है कि धारा की जो इकाई है वो एम्पियर है। धारा एक मूल इकाई है, 7 है हमारे पास में मूल इकाई, तो धारा उनमें से एक है। ये क्या है, अदिश राशि है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। हमने पहले लिखा चालक में I बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब Q क्या है, आवेश, तो कुलाम पर सेकंड, और बेटा कुलाम पर सेकंड को ही क्या लिखेंगे, एम्पियर। तो बन गया ना ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, पढ़ो जरा इसे एक बार, फिर आगे चलेंगे। ए भाई, बच्चे पता नहीं किन किन अध्यापकों का नाम लिख रहे हैं। अब मैं किसी की बुराई थोड़ा ही, अपने आप ही अंदाजा लगाते हैं। हमारे लिए मोहन बाबू, सोहन बाबी इमेजिनरी नाम है भाई। मुझे आज तक खुद नहीं पता हो, तो मैं मजाक में, क्योंकि ये नाम कम रहते हैं ज्यादातर ना, तो किसी का होगा आप लोगों में से, तो बुरा क्या मानना है इसमें। अब ये पता नहीं किसी अध्यापक का भी नाम लिख रहे भाई, तुम लड़ाई कराओगे क्या, हैं? पता नहीं है क्या क्या लिख रहे हैं, मैं बताऊंगा ही नहीं। अब ये मेरी लड़ाई कराओगे क्या तुम भाई, पढ़ लो यार। मैं तो जानता भी नहीं यार ऐसे। नहीं नहीं, इमेज रह रही है, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कई बार आया तो दिमाग में कुछ बोल दिया, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए नॉर्मली नाम था। बच्चों ने अपने हिसाब से अंदाजा फिट कर लिए, पता नहीं किन किन अध्यापकों के लिए। हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य भाई ये है कि 2-3 महीने ना तुम्हें, ना तो हम आराम करेंगे ना करने देंगे, मेहनत करेंगे, और भगवान कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को देख के, आपकी मेहनत को देख के बढ़िया सा एक फल देगा। बस बहुत है, और क्या है। और ये तो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे ऊपर, बड़ा क्लियर है भाई, ये इन्वेस्टमेंट है किसका, अपनी मेहनत का। मुझे किस चीज का लालच है, नाम कमाने का। हर इंसान इस दुनिया में जो कर रहा है ना, उसके उद्देश्य अलग अलग है। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है। तो हमारा लालच यहाँ पैसा नहीं था। अभी तो हम लोग ही हवा टाइट और करेंगे जब हम दिसंबर में ALP का फ्री बैच लॉन्च करेंगे। जरा हम UPPCL को कर ले। देखो पैसा कमाने की तो ये बात है, हम भी कौन सा भूखे मर रहे, क्यों भाई, हम भी कौन सा भूखे मर जा रहे भाई। जितने ये कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे ऑनलाइन, हम इनसे किसी में कम नहीं है भाई। वो लोग 2 करोड़ कमाते होंगे तो हम 10-20 लाख कमा लेते होंगे, लेकिन खाना अच्छा खाते हैं, दिल बड़ा है। इसीलिए ये चीज को पॉजिटिव लेके रात दिन मेहनत करनी, मेरा नाम खराब मत कर देना भाई। जितनी चीजें पढ़ा के भेजूंगा अगले दिन वो परफेक्ट चाहिए बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल करके दिखाओ, तब मानेंगे। हमने कहा पुरानी वैल्यू लेते हैं, Q बराबर में 60² प्लस 3T, पहले वाले मान लिया। हमने कहा कि T बराबर 2 सेकेंड समय पर धारा
ज्ञात कीजिए। अब आ जाओ जी फटाफट से न्यूमेरिकल पर। क्या बताना है भाई? t बराबर 2 सेकंड समय पर धारा ज्ञात कीजिए। करो जी। है भाई? पक्का? वेरी गुड। तो हमने करना क्या है देखो, कि देखिए जी I बराबर में डी क्यू बाई डी टी। तो भाई t बटे टी टी, क्यू का मान जरा यहां रखो। क्यू का मान है 6t² प्लस में 3t। बेटा अवकलन समाकलन अगर नहीं आता तो देखो, क्योंकि मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अवकलन, इसीलिए हमने इस चैप्टर का नाम बेसिक रखा है। प्रतिरोध को हम कल शुरू करेंगे, इसीलिए अवकलन ये होता है। देखिए अगर y बराबर में कुछ हमें x की पावर n दिया है, तो जब हम इस नंबर का अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो उस पावर को नीचे लाते हैं n और एक पावर ऊपर घटा देते हैं। जैसे हमें ये 6t² का t के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो 2 को नीचे लाएंगे तो 6, 2 को नीचे उतारो और 2 में से 1 को घटा दो। ठीक है जी, श्याम सुंदर जी, हो गया। और प्लस में अब x का x के सापेक्ष में होता है 1। ये कितना मिला जी? 3 भाई t का t के सापेक्ष में 1। तो गणित पे थोड़ा सा हो सकता है बेसिक पे काम करना पड़ जाए आपको, थोड़ा सा हो भी। तो 2 में से 1 गया 1 पावर और प्लस में आ गए बच्चों 3। अभी एक न्यूमेरिकल और लेंगे इस पे, अवकलन वाले पर। अब बेटा कितने सेकंड पर पूछ रहा है, तो ये ले लो जी 2 सेकंड। अब देखो 12 गुणा 2 प्लस में 3। तुमने कितना बताया था रे? और ये छोड़ दिया 6 दूनी 12 और t, तो 12 गुणा 2 भी तो रखोगे प्लस 3। क्यू में कहा रख लिया? पहले इसमें रखेगा ना I बराबर डी क्यू बाई डी टी। अबे फिर वही, तो 12 दूनी 24 और 3। बेटा दिमाग में रख, डी क्यू बाई डी टी है। क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू का मान रख के तब डिफरेंशिएट। मैं इसलिए करा रहा था, उन्होंने 15 किया ना ज्यादातर ने, मैं छोड़ देता कि अपने आप कर लो। और भाई साहब ने भी 15 तुरंत। पता नहीं क्या जल्दी है, रेलगाड़ी थोड़ा ही छूट रही, हल करो ना यार। देखो एक न्यूमेरिकल और करो। न्यूमेरिकल पहले से 1000 न्यूमेरिकल मेरी तरफ से इसमें वैसे हो जाने को। इंटर में पढ़ा था ना, बहुत बढ़िया सर। 15 होगा, हाँ भाई 15 ही था यार, हमने गलत लिख दिया भाई। हाँ टाइम देखो ना, t बराबर 2 सेकंड। हाँ भाई अरे भैया वेरिएबल है, I बराबर डी क्यू बाई डी टी है, तो t के सापेक्ष में q को करना है ना। 15 कैसे आ जाएगा? हाँ तो हमें पता नहीं, बच्चे लगातार 15, एक हमें भी कह रहा है कि 15 ही होगा। हम कह रहे भाई बिल्कुल 15 ही है, हमारा ये गलत है। हाँ यही तो। अब देखो एक सवाल को और करिएगा। y बराबर में 7x की पावर 3 प्लस में 4x² dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ जरा, अब करो।
टी का मान ही रख सकता है। इन्होंने मुझे लग रहा है टी का मान यही लगा के कर दे रहे यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे, वो सारे ही खेल बिगाड़ दिया है। हैं? करिए जी। तो डी वाई बाई डी एक्स, सारे खेल बिगाड़ दिए सवाल का। क्या करेंगे, 3 को नीचे उतारेंगे, कितना आ गया 7 या 21, एक पावर कम, इस पार हो गया। फिर इस 2 को नीचे पावर में यहाँ उतारे, इस पावर को 4 दूनी 8, और x की पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो x, ये मिल गया जी। अवकलन, ये तो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन सवाल करवाने में मुझे बहुत में जरूरत पड़ेगी, अवकलन और समाकलन भाई। चले फिर हो गया, एक सवाल और करके बताओ इसी पर आधारित, क्योंकि तुमने गलती की है तो ये तुम्हारी सजा। हाँ नहीं, यस सर ही। चलिए जी, इसमें बताइएगा कि हमें दिया है Q बराबर में 3t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर। तो इसमें बताना है t बराबर 1 सेकेंड पर धारा ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात कीजिए। फिर ये मत कहना कि अभी तुम वही 15 वाले करके आओ पेपर में कि योगी जी ने कुछ सेटिंग लगा दी पेपर में, हैं? इसलिए वो सीखो जो सिखा रहा हो। देखो तो ये अब भी यही मानने को तैयार नहीं कि आई बराबर क्यू बाई टी और 15, पता नहीं कौन सा तरीका। पहली चीज तो आई बराबर क्यू बाई टी पॉइंट चार्ज के लिए होता है जो समय के साथ बदलता है, उसमें डी क्यू बाई डी टी लगाते हो। आई बराबर में डी क्यू बाई डी टी, चलिए कितना हो गया, तो डी बटे डी टी, क्यू का मान कितना है जी 3, प्लस में सोच समझ के दिया ना उत्तर। अब इसे अवकलन करें तो नीचे उतारा इसे 3 तिया 9, टी स्क्वायर प्लस नीचे उतारे तो 4 हो गया जी, और टी ये हो गया भाई, 2 में से 1 पावर जाएगा। अब ये बताओ इसमें कितने पर बताना है, 1 सेकेंड पे, तो टी का मान कितना रखोगे 1, तो 9 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1, तो कितना हो गया 13 एम्पियर, ये है जी, सही था, ठीक है, ये हुई ना बात, कर लोगे जी। अच्छा अब ठंडे दिमाग से सोचो और ये बताओ, क्या चार्ज को समझ पाए क्या है? ऐसी अदृश्य व्यवस्था जिसके कारण प्रतिकर्षण आकर्षण का अनुभव। आपने कहा जी हमें याद नहीं रखनी परिभाषा, हमने कहा चल छोड़ दो, पेपर में परिभाषा का रोल नहीं है, क्योंकि पेपर में क्या Q बराबर, और परिभाषा जब तुमने एक बार सुन ली ना तो ये मेरी गारंटी है अगर पेपर में तुम्हें लिखी हुई दिख गई तो पहचान लोगे। तो हमने कहा जी Q से प्रदर्शित करेंगे, अदिश राशि है सदिश, अदिश राशि यूनिट क्या है
कूलाम। धारा I बराबर में हम क्या लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। तो एम्पियर बराबर कूलाम पर सेकेंड लिख सकते हो। और जब भी कोई न्यूमेरिकल मिले I बराबर dQ/dt। ठीक है जी। अब देखो एक फॉर्मूला है बेटा जिस पर डायरेक्टली हमें टिक लगाने को आ जाता। जैसे हम धारा की बात कर रहे थे तो हमारे पास में ये चालक है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है बच्चों, ये मतलब जिसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हो ना, वही डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो दिया है, विस्थापन दे रखा है डी। विद्यार्थियों डी वीडी का मान है यहां ड्रिफ्ट वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है वेग। याद रखना जो वेग होता है ना, ये वैसे मैंने एक चैप्टर रखा हुआ है, चीजें पढ़ा के भेजूंगा, सदिश राशि है और इसका जो इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। तो भैया आई का जो मान आता है ये न्यूमेरिकल नहीं इसमें, लेकिन ये सूत्र बहुत खास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में। आई बराबर में एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, अरे बता दो, आवेश ही तो है और क्या है। ई क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल चालक का, और डी क्या है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डी अलग नहीं, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये भैया सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, बहुत ही खास। आवाज का कल कर देंगे, आवाज का थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है आज भाई, तो आज हमने कहा है कि आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, और क्या कहें। आई बराबर एन ई ए वी डी। याद रहेगा, पढ़ो इसे, दिमाग में फिट करो। चले फिर आगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एक शब्द आपने सीखा होगा, वोल्टेज या विभव। वोल्टेज विभव, एक आपने पढ़ा होगा विभवांतर, एक आप लोग सीखोगे वोल्टेज ड्रॉप, एक आप पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये चार चीज है, ये चार चीजें हैं जिनकी इकाई वोल्ट ही है। देखिए जी, वोल्टेज की परिभाषा क्या है, मीनिंग क्या है। हम कहते हैं कि कोई भी एक धनात्मक इकाई आवेश जिसे अनंत से एक बिंदु तक लाने में, अनंत मतलब ये पंखे पे रखा है, यहां से यहां इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। फिर से सुनो, धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से, क्या कहा, धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्या कहेंगे हम लोग, एक बिंदु तक लाने में किया गया
कार्य किसे दर्शाता है? वोल्टेज को। फिर से देखिए वोल्टेज की परिभाषा क्या हुई, शॉर्ट में याद रखें कि देखिए ये वोल्टेज का मतलब है कार्य को दर्शाना। अनंत पर स्थित, अनंत मतलब जो डिफाइन नहीं है, पता नहीं बेचारा कहाँ है, वहां से एक बिंदु ए बी सी डी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो। तो इसे जरा लिख लें, अनंत पर स्थित धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज या विभव कहलाता है। वोल्टेज या क्या लिखते हैं बेटा, विभव कहलाता है। देखिए जी, V बराबर में सूत्र होता है W बटे Q, यानी कि कार्य बटे आवेश, याद रहेगा। बड़े कमाल का ऑब्जेक्टिव है भाई। कार्य का मतलब बताओ ना भाई, यूनिट क्या, इकाई क्या है, जूल है, और आवेश की बेटा गुलाम, ये हुई ना बात, आवेश की हो गई गुलाम, तो जूल पर गुलाम। ये बताओ अब तुम लिखते क्या हो, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट लिखते हो, तो वोल्टेज बराबर ऐसा लिख दें, जूल पर गुलाम। ये रहा जी एक और ऑब्जेक्टिव जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ये रहा डायरेक्ट। क्या आ गया जी, वोल्ट बराबर जूल बटे गुलाम। अब देखो जी जरा ध्यान से, एक और हमने शब्द लिया, विभवांतर। विभवांतर देखो ये हमारे लिए समझना है इसलिए भाई जरूरी है, क्योंकि विभवांतर से ही हम काफी कुछ चीजों को आगे पढ़ेंगे, जैसे केसीएल वगैरह ये सब चीजें आएंगी तो हम विभवांतर से ही पढ़ेंगे। तो देखो पोटेंशियल जो डिफरेंस है, विभवांतर जो होता है, हम ये कहते हैं कि दो, वैसे अगर हमारे पास जैसे समय हो भाई, हमें तो 6 महीना यही पढ़ाना है, तो हम इसे बहुत अलग से तरीके से समझाते हैं, लेकिन अब हमारा काम है कि भाई पेपर को पास करें, तो लिमिटेड चीज है। दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल या विभव में, लेकिन न्यूमेरिकल खूब करेंगे, जो अंतर हाँ जी, अंतर रहता है, जो डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है, उसे विभवांतर। तो हमने गलत लिख दिया, आदत चलो कहते हैं। भाई ध्यान से जरा, न्यूमेरिकल करने यहां से 1 2 3 4 कई, लेकिन आंसर मैं एक करवाऊंगा, बाकी तुम्हें करना है। देखो ये शब्द क्या दर्शाता है, यूनिट हमारी वही है वोल्ट, यूनिट अलग नहीं है, यूनिट वही है वोल्ट। तो ये दर्शाता क्या है, विभव में अंतर। जैसे हमने ये कहा कि जी ये है VA और ये है VB,
अब बेटा प्लीज ध्यान से समझिए, बिल्कुल दिमाग को यहां लगा दो, क्योंकि पूरा केसीएल के न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे। अब धारा की दिशा जरूर देखिएगा। मान लिया धारा की दिशा ये है, तो जो एरो का मतलब होता है ना, इसका मतलब है कि इधर से निकलकर इधर जाना। ठीक है जी। विभवांतर लिखते समय सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि आई बराबर, ये बताओ आई की शुरुआत कहां से है? वीए से है, तो जहां से शुरू होगा वो सेम लिखना है, और जहां एंड है वो विपरीत लिखना है, अपोजिट लिखना है। तो कहां है? तो इसे लिख दो माइनस के वीबी बटे में। केसीएल में तो प्रभु के दया से हम 1 घंटे का समय लेंगे आपसे, और रमन सर मेथड सिखाएंगे, टेंशन ही दूर। देखो हम इन बच्चों को पता है, हम ऐसे कहेंगे नहीं पेन उठाओ, जो तुम्हारे पेपर में आएगा हम कहेंगे पेन मत उठाओ। न्यूमेरिकल करने के लिए जो तुम्हारा लेवल है ना, जो पेपर में फंसता है न्यूमेरिकल, तुम्हें बस 1 घंटा मेरी बातों को सुनना है, पेन को ही रख दोगे कि इस न्यूमेरिकल में पेन नहीं उठाना। बहुत पावरफुल मेथड है और गलत नहीं होगा, लेकिन सुनना पड़ेगा। धरती पे रह के ना, ये बच्चे कमेंट बहुत कर रहे हैं, लगातार लगातार कमेंट कर, लेकिन वही है, मेरा उद्देश्य बड़ा क्लियर है भाई, टाइम से खत्म हो चीजें। लिख लिया बी ए माइनस वी बी। अब एक बात और बताओ कि अगर हम ये कहते हैं ये वी ए है, ये माइनस के वी बी है, ये आर है, हमने शुरुआत यहां की थी आई से, बोलो बोलो क्या बताओगे? आई बराबर वी ए प्लस बटे आर, ये हो गया जी वी ए प्लस वी बी बटे आर। क्यों, कहां से शुरू हुआ? वी ए, समाप्त कहां? तो माइनस को क्या लिख दिया? प्लस। तो वी ए प्लस में वी बी बटे आर। ठीक है भाई, इतना कर लोगे? अब जरा आगे बढ़े क्या? समय कितना हुआ? 6 बज गया। कोई नहीं, खत्म हो जाएगा हमारा ना, 10 मिनट और चाहिए। उस क्लास को मैं स्टूडियो से लूँ, प्रीवियस वाले ना, फिर मेरी वही है ना लगातार असल में। तब तक तुम इसे जो बैठे के पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करोगे ना, फिर अपना कंप्यूटर वाले गुरुजी आ जाए। चलो जरा न्यूमेरिकल का आंसर करना। एक छोटा सा सवाल पूछते हैं आपसे, देखो आपकी कलाकारी क्या है भाई। ये है 10 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट, मतलब कि रेफरेंस जो ग्राउंड पे आपने कर दिया 10 वोल्ट, ये आई है और ये 5 ओम। बेटा हमें आई का मान बताना, आई का मान बताना है, बताइए बोलो। अरे वाह, खतरनाक हो रखे तो। देखो भाई, आई बराबर लिखना है भाई बच्चों, मैंने कहा ना अपने पॉइंट को याद रखो। शुरू कहां से है बोलो? शुरू जहां से हुआ उसे एजिटेज, समाप्त देखो कहां? 10 पर है। हमने कहा जी जहां समाप्त होता है वो अपोजिट, बटे में कितना? 5। तो आई बराबर -10 बटे कितना? -2 एम्पियर। बस ये दिमाग में, ये पॉइंट समझ गए तो हमें बहुत मदद मिलेगी आगे न्यूमेरिकल को करने में। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में विद्युत वाहक बल। विद्युतीय वाहक बल की जो इकाई है ये भी बेटा वोल्ट है। देखो इस डायग्राम को इसलिए लिया कि इसमें कई अन्य चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव है इस डायग्राम में।
हाँ सर बोला, बोलो कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव? यस बिल्कुल पकड़ गए बात भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बहुत पहले से जानता है, वो बहुत पहले से कनेक्ट है। वो तो जरा यहाँ आ गया, वो बहुत पहले से, आपसे पहले से कनेक्ट है वो। ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जरा देखिए जी। धारा हमेशा जो दिखाई गई है पॉजिटिव से, तो धारा जो बहती है वो बैटरी के पॉजिटिव से बाहर की ओर चलती है, या कहें कि धारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। मैंने बना के दिखा दिया ऐसे। और इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो है, इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा बना दिया निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है जी। तो जब धारा की बात है, धारा चलेगी पॉजिटिव से निगेटिव और इलेक्ट्रॉन चलेगा निगेटिव से पॉजिटिव। एक सवाल बढ़िया जी, देखिए जो विद्युत वाहक बल है, यूनिट तो वोल्ट ही है, लेकिन ये देखिए कि दर्शाता क्या है, ये दर्शाता है यार, अब कुछ बल लगाने के लिए ये तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को हथौड़े से तोड़े, जैसे ये तार है और तुम हथौड़े से मार रहे इस तार में, भाई क्या कर रहा है कि बिजली बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन तोड़ रहा हूं, ये तो संभव नहीं है। तो हमारे पास में एक विद्युतीय बल होता है जिसका काम है इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से तोड़ना, क्योंकि धारा तभी बहेगी जब आवेश टूटेगा, जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो उसके लिए हमें कुछ तो बल की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिकल में उस बल को ही हमने विद्युतीय बल कहा, जो काम करता है हमारे पास में, जैसे ये छोटी सी बैटरी लगी है वोल्टेज सोर्स, तो ये वोल्टेज अगर हम ना लगाएं इस माइक में, ये बैटरी ना लगाएं, तो हम कहेंगे भाई माइक तो आवाज नहीं देगा, काम ही नहीं होगा, इस सिस्टम में ये बिजली कनेक्ट ना करें बेकार है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी धनात्मक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फेंकने में या भेजने में दी गई ऊर्जा हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। यूनिट क्या है? वोल्ट। तो जैसे ये बैटरी लगाकर दिखाई है, जैसे लैंप जल रहा है, तो भाई ये बैटरी, अब बिना बैटरी के क्या लैंप जलता है? तो इस तार में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, इन्हें भेजने का काम किसने किया है? बैटरी ने किया है। तो हम कहते हैं कि धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई जो ऊर्जा है वो विद्युत वाहक बल है। नेक्स्ट जो होता है बेटा वोल्टेज ड्रॉप। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो ये है जो हमने यहां लिखा है बेटा, ये यूनिट क्या है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मतलब है जैसे बैटरी लगा दो, ये कुछ वोल्टेज सोर्स ले लो, ये सब विद्युत वाहक बल में आते हैं। देखो वोल्टेज ड्रॉप है, अच्छा ये दूसरे चैप्टर का जोड़ रखा मैंने ना, बेसिक का तो आज यही था। जैसे वोल्टेज ड्रॉप की हम बात करें, आपने देखा होगा कि वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग से लिखते हैं, यह विभवांतर का ही एक रूप है जो ये दर्शाता है। भाई बच्चों एक बात बताओ, विभवांतर का मतलब ये है, भाई ये 10 वोल्ट है और इधर 8 वोल्ट है, तो ये बताओ ये बेचारी 2 वोल्ट कहां गई? विभवांतर निकालना कितना हुआ है बच्चों? विभवांतर अगर आप निकालोगे, धारा ये है तो विभवांतर क्या था? 2 है जी। वोल्टेज ड्रॉप 2, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है ये विभवांतर का ही एक रूप है। बस वोल्टेज ड्रॉप का जो मान निर्धारित होता है वो होता है ओम वाली इकाई से। ओम वाली जैसे प्रतिरोध, जैसे आगे जब हम पढ़ेंगे प्रेरक तो प्रतिघात, धारिता प्रतिघात, आगे आएगा वो चीजें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप को लिखते समय आपसे हमारा ये निवेदन है कि वोल्टेज ड्रॉप तब धनात्मक लिखा जाएगा
जब धारा का प्रवेश धनात्मक सिरे से होगा। इस लाइन को प्लीज पढ़िए एक बार, इस लाइन को पढ़ो बेटा। पढ़ो जरा इसे। वोल्टेज ड्रॉप तब धनात्मक लिखा जाएगा जब धारा का प्रवेश धनात्मक सिरे, देखो कैसे, हमने ये कहा जी ये है 5 ओम और इधर से दिया है 2 एम्पियर। हमें बेटा ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वोल्टेज ड्रॉप लिखो। तो पॉजिटिव से धारा गई है अंदर। भाई देखो धारा का सिंबल मैं बार बार ये बनाऊंगा बहने का, ये बनाएंगे तो ये ऐसे चल रही है। तो देखो ये पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव से अंदर गई है, देखो ना ऐसे पॉजिटिव से। तो जब ये पॉजिटिव से अंदर जाएगी तभी वोल्टेज ड्रॉप को धनात्मक लिखना है। कैसे जी? 5 दूनी 10 वोल्ट। जैसे ये मामूली से न्यूमेरिकल है जिनमें बच्चे गलती करके आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान से देखना भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यहां ले लेते हैं, कोई नहीं। हमारे पास में हमें ये दिया है कि जो R का मान है वो 10 ओम है, ठीक है जी। ये दे दिया हमें जी 2 एम्पियर, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसने कहा वोल्टेज ड्रॉप V का मान बताओ। बच्चे क्या अजी 10 दूनी 20, भाई गलत कर दी। वोल्टेज ड्रॉप लिखते समय धारा सदैव पॉजिटिव से अंदर जानी चाहिए। देखो भाई बच्चों एक बात बताओ, यदि ये धारा इस तरफ जो चल रही है तो ये तो निगेटिव से अंदर है, नेगेटिव से अंदर है। ये पॉजिटिव से अंदर तभी हो सकती है जब धारा इस तरफ लिखोगे। तो अगर इस तरफ को ये 2 एम्पियर है तो बेटा इस तरफ को ये माइनस के 2 एम्पियर होगा। तो देखना जरा, अगर इस तरफ को धारा लिखोगे तो -2 एम्पियर लिखोगे। अरे इधर को 2 है तो इधर को कितना होगा? अब गुणा करो जरा, V बराबर 10 गुणा -20। यह है विभवांतर लिखने का तरीका। मीन्स अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं सिखाता तो मैं बोलता है 10 दूनी 20 ही, ऑप्शन ए होता 20 और ये होता ऑप्शन डी में -20। सही क्या था? माइनस। बच्चा तो हवा भाई ऑप्शन ए पर टिक किया और आगे बढ़ा धनात्मक से। बस वो अपने दिमाग में रखो। जैसे जी एक न्यूमेरिकल और जहां गलतियां होती है सब देखो। जैसे R का मान हमें 25 ओम दे दिया हमें दिया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव जी, वोल्टेज ड्रॉप का मान बताना है। लेकिन ये कह रहा हो कि भाई इस तरफ को जो धारा दे रखी है वो 1 एम्पियर दे रखी है। हम कहेंगे जी देखो हमने बेसिक पढ़ा है, हमें तो पॉजिटिव से अंदर लेकर जाना है। तो पॉजिटिव से अंदर का मतलब तो जी ये था, ये तो -1 इधर को है जी। तो V बराबर -1 गुणा में 25, तो कितना? -25 वो, ठीक है जी। बस ये वोल्टेज ड्रॉप की कहानी। तो हमने देखिए आवेश, हमने धारा, हमने विभव, विभवांतर, वोल्टेज ड्रॉप, ये सब चीजें बेटा सीखी। आवेश सीख लिया, कैसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने हैं वो हमने सीख लिया है जी। तो ये हमारे एक तरह से जो बेसिक विद्युत की होती है उसमें आती है चीजें। मतलब इसका मतलब कोई चैप्टर मात्र नहीं, इसका मतलब था कि भाई देखो बाकी चीजें जो शुरू होंगी ये इन्हीं से जुड़ती हुई चलेंगी। हमें जैसे वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी, हमें जैसे हम बार बार कहेंगे धारा की जरूरत हमें पड़ेगी, हम बार बार कहेंगे भाई वोल्टेज ड्रॉप बताइए, हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे नाभिक हम पढ़ के आए हैं इसकी विशेषताएं। तो इन चीजों की हमें आगे बढ़ने से पहले आवश्यकता होगी, ठीक है जी।
तो वैसे तो मेरी एक क्लास है, ऑब्जेक्टिव की क्लास है मेरी 6:15 बजे, उसे मैं स्टूडियो से लेता हूँ। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है तो आवाज़ हम कल सही करा देंगे, लेकिन आपने इतना शेयर नहीं किया आज ऑनलाइन वाले बच्चों ने, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे और कल हम लोग प्रतिरोध से स्टार्ट करेंगे। इसे प्रतिरोध खत्म करेंगे कल। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो कल देखेंगे, शायद ऑब्जेक्टिव क्लास को थोड़ा लेट कर देंगे या नाइट में कर देंगे, थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लेंगे। 7 बजे तक इसी को पढ़ लेंगे, 7 सवा 7 बजे तक PDF मिल जाएगी तुम्हें, टेंशन ना लो, तुम इतने उतावले ना हो जाओ। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट। शेयर वेयर जरूर करते रहें।